चलिए। अच्छा, हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो ये बेसिकली हम ऑडिट साइकिल का चैप्टर देख रहे हैं। ऑडिट साइकिल में हमने ये बात डिसाइड की थी कि ये विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल ऑडिटर है। देखो, अभी तक हमने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में डिस्कशन की है। ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ना, ऑडिटिंग और इस किस्म के और भी सब्जेक्ट्स हैं जो भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट स्पेशली, इनमें ये कोई मतलब एक साइंटिफिक वो नहीं होता, फार्मूला नहीं है कि जैसे एक बात कह दी, इसकी डिफरेंट सिचुएशन। अब जैसे ये ऑडिट की बात करें ना, तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरीके से इसको कंडक्ट किया जाएगा। मतलब जो उसकी इंटरनल कंट्रोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो एसओपीज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वो फॉलो कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी होगी उस हिसाब से वो इसे लेके चलते हैं। जो बिगर पिक्चर पे जो रूल्स है ना, जैसे रेगुलेटर ने बनाए हुए हैं, वो तो फॉलो होंगे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका हर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्तलिफ हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन हम ये जनरल बात कर रहे हैं कि हम जो स्पिरिट है ना ऑडिट की, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने इंटरनल ऑडिट की बात भी की, फिर हमने उस पे एक वेबिनार भी आप लोगों ने अटेंड किया कि वो कैसे होता है, इंटरनल ऑडिटर का क्या क्या काम होता है। फिर अभी एक पिछला एक सर्विस क्वालिटी का था, वो उसको बताने का मकसद उससे एक तो आपको सर्विस क्वालिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराना था, बिकॉज ये इनविजिबल एक डिपार्टमेंट है, ये विजिबल नहीं है। मतलब जैसे आप किसी बैंक में एंटर होते हैं ना, तो आपको कैश काउंटर नजर आता है, आपको कुछ लोग बाहर बैठे हुए अपने टेबल्स डेस्क पे नजर आते हैं, वो सेल्स का काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं, या वो क्लियरिंग कर रहे हैं, और कुछ आपको कैशियर नजर आते हैं। लेकिन ये जो सर्विस क्वालिटी के लोग हैं ना, ये इनविजिबल हैं। तो मकसद ये था इस वेबिनार का कि आपको एक तो सर्विस क्वालिटी डिपार्टमेंट के लेवल से इंट्रोड्यूस किया जाए, और दूसरा ये बताना कि सर्विस क्वालिटी में भी ऑडिट होता है, हर डिपार्टमेंट में चेक एंड बैलेंस हो जरूरी हो रहा होता है, और वो कंडक्ट फिर ऑडिट के थ्रू किया जाता है, चेक एंड बैलेंस। तो ये तो बात थी जो हमने अभी तक की। ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, इसका पर्पस ऑडिट साइकिल में मैंने आपको बताया था जब हमने शुरू में डिस्कस किया, कि इसका जो बेसिक पर्पस था वो एक्सटर्नल ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। कि जो एक्सटर्नल दो तरह के ऑडिटर होते हैं ना, हमने पढ़े थे कि इंटरनल होता है और एक्सटर्नल ऑडिटर होता है। तो इंटरनल ऑडिटर तो कंपनी के अंदर ही डिपार्टमेंट है इंटरनल ऑडिट का, उसके अंदर काम कर रहा है और कंपनी का एम्प्लॉय है वो तो। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर तो बाहर का बंदा होता है ना, उसकी जो सारी रिक्वायरमेंट्स एंड फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसेस एंड साइकिल जो सारा है ना उससे रिलेटेड, वो हम इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको इसमें जब स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया कि कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हम डिटेल में बात करेंगे, जो उसके गिर्द घूमती हैं सारी बातें एक्सटर्नल ऑडिटर के दिए। यहाँ पे हमने जब अपॉइंटमेंट की बात की, ऑडिटर की जो पहला पॉइंट में डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तरीका कार क्या है किसी कंपनी में किसी एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करने का, उसका पर्पस क्या है, करते क्यों है, ज़रूरत क्या है, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। फिर उस ये हमने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि एक्सटर्नल ऑडिटर खुद क्या करता है, मतलब वो इनिशियल इंक्वायरीज करता है किसी भी कंपनी से जाने से पहले कि क्या मैं जानने जाना भी है या नहीं। फिर वो उसके बाद जब वो कंप्लीट कर लेता है इनिशियल इंक्वायरीज, फिर उसके बाद वो जो है एक एंगेजमेंट लेटर या एक्सेप्टेंस लेटर प्रोवाइड करता है कंपनी को। उसका बेसिक पर्पस ये होता है कि दोनों पार्टीज के बीच में, जो क्लाइंट है और जो एक्सटर्नल ऑडिटर है, उसके बीच में एक पॉइंट ऑफ कंसेंसस या पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि भाई जो मैं समझ रही हूँ मेरी ड्यूटीज, आप मुझसे वही चाहते हैं ना, आपका वही वही डिमांड है कि मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आके यही काम करूँ। तो मतलब एक एक कंसेंसस दोनों पार्टीज के के दरमियान बिल्डअप हो जाता है। तो फिर वो उसी तरह का काम होता है। अब ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ और काम कर रही हूँ, आप ऑर्गेनाइजेशन ने तो मुझसे डिमांड कुछ और है कि मैं कुछ और एक्टिविटीज भी परफॉर्म करूँ, मुझे पता ही नहीं है उनका। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए फिर वो एक्सेप्टेंस और एंगेजमेंट लेटर वाला सिनेरियो पॉइंट हमने डिस्कस किया था। तो ये तो बेसिक सी बातें थी। अब जो आज की डिस्कशन हमें स्टार्ट करनी है वो ऑडिट फाइल से करनी है, कि ऑडिट फाइल अब ये यहाँ तक इस पॉइंट तक जो एक्सटर्नल ऑडिटर है ना वो ऑर्गेनाइजेशन में इन हो चुका है। अब वो कैसे करता है वो देखते हैं वन बाय वन। आगे इसकी जो डिस्कशन स्लाइड है उस पर चलते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या किस तरह से वो लेके वो चलता है। ऑडिट फाइल बेसिकली जो है वो दो तरह की होती है। ये यहाँ से ये ऑडिट फाइल की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट है। ऑडिट फाइल जो है वो बताया हुआ इसको स्टिल एक बार फिर मैं रिटरेट कर दूं कि ये जो हम सारी डिस्कशन करेंगे ये एक आइडिया देने के लिए, ये ज़रूरी नहीं है कि ये मनोवन एक हर ऑर्गेनाइजेशन में एज इट इज़ इसी तरह फॉलो होती हो। लेकिन स्टिल ये कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं, किताबों में डिस्कस हुए हैं, और किताबें भी तो आपको पता है कि कितनी पुरानी पुरानी लिखी हुई हैं। लेकिन ये है कि ये चीज़ें मौजूद थी, मतलब उसके जो कॉन्सेप्ट्स में जो किताबों में बुकिश नॉलेज आपकी आपको ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करती है। अच्छा, ऑडिट फाइल में ये बताया हुआ है कि एक ऑडिटर जो है एक्सटर्नल वो आ गया और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसने अपना काम स्टार्ट करना है। अब वो क्या करेगा, उसने अपना भी तो कंट्रोल मेंटेन करना है। देखो, एक्सटर्नल ऑडिटर जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तो जाहिर है ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सटर्नल ऑडिटर की जरूरत होती है ना। अगर सोल प्रोप्राइटर है तो उसको तो जरूरत ही नहीं है एक्सटर्नल ऑडिटर की, चाहे तो रख ले चाहे तो ना रखे, ना उस पर कोई कंपल्शन है बाय द कंपनीज ऑर्डिनेंस। तो एक ऑडिटर आया विद हिज और हर टीम, अपनी टीम के साथ वो एक ऑर्गेनाइजेशन में आया।
अब उसने अपना काम भी तो, उसमें भी तो कंट्रोल मेंटेन रखना है ना, ताकि हर कोई भी चीज़ स्किप ना हो। क्योंकि कल को ज़िम्मेदारी तो ऑडिटर के कंधों पे है ना, कि उसने चेक एंड बैलेंस किया और उसने लेटर दिया कि इसकी कंपनी के अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर हैं। यानी कि सारे स्टेक होल्डर्स की जो वेलफेयर है, उसकी ज़िम्मेदारी ऑडिटर के कंधों पे है। तो वो पे अपनी कैसे अपनी वर्किंग को स्मूथ रखता है और कैसे वो मेंटेन करता है, उसके लिए उन्होंने बताया कि ऑडिट फाइल मेंटेन करता है। ऑडिट फाइल जो है वो 2 तरह की होती है। एक होती है परमानेंट, एक होती है करंट फाइल। जो परमानेंट फाइल होती है उसके अपने कंटेंट्स हैं, वो उसमें कुछ जो चीज़ें वो मेंटेन रखता है, और एक करंट फाइल होती है, उसमें फिर कुछ चीज़ें मेंटेन रखता है। देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले देखो परमानेंट फाइल है। परमानेंट फाइल में वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। देखो, अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैंने एक्सटर्नल ऑडिटर को सिर्फ़ 1 साल के लिए अपॉइंट किया है। हो सकता है मैं उसे फ्यूचर में भी, मतलब जब तक उसकी जो है वो रिटायरमेंट नहीं आती है, जब तक वो खुद नहीं छोड़ता है, जब तक उसका रिमूवल नहीं होता, तो वो हमारी कंपनी का एक ऑडिटर रहेगा, एक्सटर्नल ऑडिटर, हमने उसे अपॉइंट किया हुआ है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो परमानेंट फाइल होती है, इसमें जो ऑडिटर होता है, वो डॉक्यूमेंट्स रखता है जो कि जब तक उसकी ड्यूटी रहेगी ना, जब तक उसकी जॉब रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में, उसे हर साल कभी भी कहीं न कहीं उन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसको वो रेफ़र कर सकता है, उसको अपडेट भी कर सकता है इन डॉक्यूमेंट्स को, लेकिन ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको वो कभी भी कहीं किसी साल के किसी भी हिस्से में थ्रू आउट द ईयर और थ्रू आउट हिज़ अपॉइंटमेंट वो रेफ़र कर सकता है। ठीक है? वो किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी के, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लीगल एग्रीमेंट्स हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। ये 2 जो डॉक्यूमेंट है ना, मेमोरेंडम और आर्टिकल, ये तो क्रिटिकल हैं किसी की भी कंपनी। एससीसीपी ने मैंडेटरी किया हुआ है कुछ डॉक्यूमेंट्स को, उनमें से 2 डॉक्यूमेंट जो हैं वो ये हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल। मेमोरेंडम उस कंपनी का एक्सटर्नल जो इन्फॉर्मेशन है उससे डील करता है कि कंपनी का नाम क्या होगा, ये इसका ऑफिस कहाँ पे लोकेट करेगा, कितने डायरेक्टर्स होंगे, इस किस्म की बातें। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो कंपनी की इंटरनल इन्फॉर्मेशन है ना, जो क्रिटिकल है कि कंपनी क्या बिजनेस एक्टिविटीज़ करेगी, ये इंटरनल अफेयर्स के बारे में जो बात है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होती है। तो यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ आपको बताई हुई है कि इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स परमानेंट फाइल में वो ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर रख सकता है। हमने मेमोरेंडम की बात की, आर्टिकल की बात की, एसोसिएशन की, फिर ये कि किस टाइप का बिज़नेस है, वो एक डॉक्यूमेंट हो सकता है कि क्या-क्या एक्टिविटीज़ इसके स्कोप में है। फिर उसके बाद जो है जो उसके ऑफिसर्स हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जो ऑर्गेनाइज़ेशन का स्ट्रक्चर है, हायरार्की है, या जो जो भी एम्प्लॉइज़ हैं उनकी जेडीज़ हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं। फिर उसके बाद जो क्या इनमें एसओपीज़ क्या फ़ॉलो हो रहे हैं। अगर आप किसी भी बैंक में जाएँ ना, जब आप जॉब करेंगे, आप जाएँगे तो देखेंगे कि बैंक के एसओपीज़ होते हैं, एक बहुत मतलब सहीफ़ा टाइमनुमा एक किताब है मोटी-सी, जिसमें हर डिपार्टमेंट की सारी एक्टिविटीज़ एंड सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ लिखी हुई हैं। तो ये भी हो सकता है। उसके अलावा कोई भी, इसके अलावा भी इम्पोर्टेंट अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो उसको रख सकते हैं। ये वो परमानेंट फाइल है जिसमें जो डॉक्यूमेंट, ऐसे डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं जो जब तक कंपनी रहेगी, ज़ाहिर है अगर वो चेंज करना चाहे तो बाद में कर तो सकती है, लेकिन प्रिंसिपली अगर एक बिज़नेस कंपनी जो का एक बिज़नेस डिसाइडेड है तो वो उसी में रहेगी। ठीक है? वो थ्रू आउट, और उसका जो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, अनलेस वो चेंज करें, वो थ्रू आउट उसका एंड टू एंड वही रहेगा। तो ये वो डॉक्यूमेंट है जो अपडेट हो सकते हैं लेकिन चेंज नहीं हो सकते। उसके बाद देखो करंट फाइल है। करंट फाइल में वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो सिर्फ़ उस साल के ऑडिट के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 2019 का ऑडिट है ना, तो 19 के ऑडिट 2019 के ऑडिट में जो डॉक्यूमेंट्स मेरे लिए ज़रूरी थे ना, वो मैंने उसमें रखे। 2020 में मैं नई करंट फाइल बनाऊँगी, लेकिन परमानेंट फाइल वही रहेगी। जो 1947 में अगर मेरी अपॉइंटमेंट हुई है ना, तो उस वक़्त जो फाइल थी वो वही रहेगी 2020 तक, तब से 20 तक। उसमें अपडेट होते रहेंगे डॉक्यूमेंट्स, लेकिन वो एक ही फाइल रहेगी। अगर मैं उस कंपनी की ऑडिटर हूँ, मेरा रिमूवल वो नहीं करते या मुझे जॉब से नहीं निकालते, तो मेरे वही रहेगी परमानेंट फाइल। लेकिन करंट फाइल हर साल बनेगी और उसमें वो चीज़ें होंगी जो उस साल के ऑडिट से रिलेटेड हैं। वो क्या चीज़ें हो सकती हैं वो भी देखते हैं। देखो, जैसे लेट्स सपोज़ अगर मेरी उसी साल अपॉइंटमेंट हुई है और हर साल ये रिन्यू होता है। अगर मेरी उसी साल अपॉइंटमेंट हुई है तो मुझे वो एंगेजमेंट लेटर की कॉपी है वो भी होगी। अगले साल हो सकता है ना हो, अगर नहीं हुई तो मतलब इसके अलावा वो जो स्टेटमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो करंट ईयर के मेरे जो अकाउंट्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स हैं, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो आईसीक्यूज़ मैंने इस साल बनाए हैं, जो ऑडिट प्रोग्राम्स मैंने इस साल कंडक्ट किए हैं, या इस साल का जो मैंने ऑडिट किया तो उसमें कुछ क्वेरीज रेज हुई हैं और मैंने उसको रिप्लाईज मुझे उसके अगेंस्ट में लाए। ये सारी चीज़ें करंट ईयर से रिलेटेड हैं, करंट फाइल में आती हैं। तो ये बात है इसमें। फिर देखो ऑडिट नोटबुक है। ये ऑडिट नोटबुक का कॉन्सेप्ट क्या है? ऑडिट नोटबुक देखो, जो भी एक्सटर्नल ऑडिटर होता है वो किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो वो अकेला तो नहीं आता ना, उसके साथ कोई टीम होती है, बिकॉज़ उन्होंने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करके एक फुल फ्लेज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एनुअल रिपोर्ट में निकल रही हैं, पूरी कंपनी की, उसके ऊपर ये नोट देना है ना कि कंपनी के अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर हैं। तो इसका मतलब है उन्होंने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को का ऑडिट करके तसल्ली करनी है।
तो फिर इसका मतलब है कि एक अकेला बंदा तो ये सारा काम नहीं कर सकता। पूरे साल का ऑडिट है और वो एक महीने में या 2-3 हफ्तों में तो नहीं हो सकता। बेशक वो सैंपल चेक भी कर रहे हैं। तो इसलिए उसकी अपनी जो टीम होती है उसको भी उसने मेंटेन रखना होता है ताकि वो भी ऑन ट्रैक रहें और काम जो है वो टाइमली खत्म करें और ठीक-ठीक काम करें। और हर काम का जो कर रहे हैं ऑब्जर्वेशंस वो ले रहे हैं उनका रिकॉर्ड भी रखें क्योंकि अल्टीमेटली तो उन्होंने ऑडिट की रिपोर्ट बनानी होती है। तो फिर ये होता है कि ये जो ऑडिट नोटबुक है ये और जो चीफ ऑडिटर होता है वो अपने स्टाफ को प्रोवाइड करता है। इसका पर्पस क्या होता है कि वो अपनी डेली प्रोग्रेस जो है वो जो भी उन्होंने लेट्स सपोज एक सैंपल था मैंने पूरे महीने में 30 दिन होते हैं, 30 में से 22 वर्किंग डेज़ होते हैं लेट्स सपोज़। तो 22 वर्किंग डेज़ में से मैंने 5 दिन के वाउचर एज़ अ सैंपल चूज़ किए कि मैं इनको टेस्ट चेक करूँगी एज़ एन चीफ ऑडिटर। मेरे पास 2 बंदों की टीम है तो मैंने वो 2 ए को दिए और 2 ए को मैंने डिवाइड कर दिए। मतलब इस तरह से मैंने डिवीज़न की। अब ये इस 1 महीने के हैं, फिर अगले महीने के, फिर उससे अगले महीने के, यानी कि पूरे साल में हमने सैंपल चेकिंग करनी है। तो ये अब 1 महीने के तो उन्होंने चेक कर लिए, फिर अगले महीने में तो क्या पिछले महीने का रिकॉर्ड वो कहाँ रखेंगे? और अगर वो रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो वो भूल जाएँगे कि उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन रेज़ की है। तो इसलिए ऑडिट नोटबुक का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें वो सारी ऑब्जर्वेशन डेली प्रोग्रेस जो है वो अपनी लिखते रहते हैं। इससे ये होता है कि एक तो जो क्वेरीज़ और ऑब्जर्वेशन जो एरर्स उन्होंने हाइलाइट किए हैं, वो उनको भूलते नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो सीनियर ऑडिटर होता है वो उनकी जो प्रोग्रेस है वो मेंटेन करता रहता है कि ये लोग एफिशिएंटली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें भी ऑडिट नोटबुक से के हवाले से हमने इन पे बात की। फिर देखो ऑडिट वर्किंग पेपर्स भी होते हैं। ये जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स होते हैं, ये वो पेपर्स हैं यानी कि ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने करंट फाइल में महफूज़ रखे और ये ऑडिट नोटबुक्स में जो आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, वो जो ऑब्जर्वेशन या क्वेरी देखो लेट्स सपोज़ मैंने एक चेक देखा और चेक में मैंने देखा और मुझे लगा कि इसकी जो अमाउंट है इन फिगर्स वो तो लिखी हुई है ₹50,000 लेकिन इन वर्ड जो है वो लिखा हुआ है ₹5,000 तो अब मैंने ये क्वेरी अपनी ऑडिट नोटबुक में एज़ एन ऑडिट स्टाफ नोट तो कर ली, लेकिन इसकी मैं कॉपी भी रखूँगी ना, ताकि मैं दिखाऊँ एंड में, प्रूफ भी तो रखूँगी ना, एविडेंस भी रखूँगी। तो इसकी कॉपी जो मैंने कराई वो मेरा ऑडिट वर्किंग पेपर है, ठीक है? यहाँ तक कोई चीज़ जो समझ ना आ रही हो तो बता दो। अभी तक हम ठीक चल रहे हैं? कोई ऐसी चीज़, कोई पॉइंट जो समझ में नहीं आ रहा हो, तो बता दें। नो मैम, समझ आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो एडवांटेजेस क्या हैं इन ऑडिट वर्किंग पेपर्स के। सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको यही बताई कि देखो इसका फ़ायदा ये होता है कि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास वो जो एक एविडेंस है, प्रूव है, एक बेसिस है कि मैंने अगर आप पे कोई मैंने एक्यूज़ किया आपको कि आपने ये ठीक से पेमेंट नहीं की, मतलब ये आपने गलत ट्रांज़ैक्शन कर दी है, तो अब मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको चेक दिखाऊँगी, तो फिर उसे आप मतलब यकीन करना और प्रूफ उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ईज़ी हो जाती है। फिर दूसरी चीज़ ये ऑडिटर सीनियर ऑडिटर को उसका ये फ़ायदा होता है कि वो अपनी स्टाफ की परफॉर्मेंस चेक करता रहता है। उसको पता होता है कि ये एफिशिएंटली काम कर रहे हैं और ठीक चल रहा है, स्मूथली काम चल रहा है। और फिर यूज़फुल रेफरेंस है फ्यूचर ऑडिट्स के लिए भी क्योंकि आपके पास एक एक आर्काइव मेंटेन होगी ना कि अगर लेट्स सपोज़ मैंने 2019 में कोई इस किस्म की चीज़ देखी है, कोई ऐसी अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन मेरी नज़र में आई है, तो अगले साल मैं मज़ीद कॉशियस और केयरफुल होंगी। और फिर आखिरी बात ये है कि एक चीज़ हमें ये भी पता चल जाती है जो हम ऑडिट कर रहे हैं, इसमें हमने हर चीज़ को कवर किया है। कोई चीज़ हमने ना उसको स्किप की है, ना हमसे वो हुई है मतलब हम उसको भूले हैं या हमने ऐसी कोई क्वेरी जिसका आंसर हमने नहीं लिया, ऐसा कोई भी जो हम हमारे एंड पे कोई भी लूप होल नहीं है, कोई ड्रॉबैक नहीं है। तो ये सारी बेसिकली पर्पज़ उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखने का, कंट्रोल एक्सरसाइज़ करना होता है कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। क्योंकि अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो ऑडिटर के कंधों पे आती है ना, इसलिए वो हर एंड को कवर करने की कोशिश करता है। फिर देखो नेक्स्ट में असेसिंग इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल कंट्रोल क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो प्रैक्टिसेस जो प्रोसीजर्स फॉलो कर रही है एक काम को एग्जीक्यूट करने में, क्या वो सब मतलब रिलायबल हैं, क्या वो एफिशिएंट हैं। एक चीज़ ये भी होती है कि असेस करने का इंटरनल कंट्रोल को एक तो पहली बात आपको इससे ये पता चल जाती है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे एसओपीज़ या कोई ऐसे प्रोसीजर्स फॉलो कर रही है तो इसका मतलब ये होता है कि एक तो चीज़ ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है और दूसरी चीज़ ये है कि आप फिर अगर ऐसी चीज़ आपको प्रूव हो तो आप इंटरनल ऑडिट जो डिपार्टमेंट है उसके भी काम पे रिलाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल कंपनी में है ही नहीं, तो फिर आपको इंटरनल ऑडिटर के काम पे भी शक होता है कि वो पता नहीं उसने मैनिपुलेशन तो नहीं की या कंपनी को अच्छा क्योंकि वो तो एज़ एन एम्प्लॉयी कंपनी के इंटरेस्ट में काम करेगा। तो कंपनी के इंटरेस्ट में काम करने की वजह से उसने कोई अनफेयर या मतलब इन्फ्लुएंस्ड स्टेटमेंट तो नहीं दी हुई। तो ये भी चीज़ होती है। तो असेस वो फिर इंडिपेंडेंटली करते हैं। इस असेसमेंट से उनको ये अंदाज़ा होता है कि क्या वो इस काबिल हैं कि वो इंटरनल ऑडिटर के काम पे रिलाई करें। क्या
इंटरनल ऑडिटर की जो वर्थ है या जो उसकी क्रेडिबिलिटी है वो इतनी बेहतर है कि उस पर रिलाई किया जा सके। और वो ये इसकी इस बात की ज़रूरत इसलिए महसूस होती है इंटरनल ऑडिटर के काम पे रिलाई करने की, क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर के पास टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं। अगर उसको ये इस बात का यकीन हो कि इंटरनल ऑडिटर ने अपना काम ठीक तरीके से किया हुआ है, एफिशिएंटली और रिलायबल तरीके से और फेयर पिक्चर दी हुई है, तो उसके काम का लोड कम हो जाता है। तो बेसिक पर्पस भी ये भी होता है। अच्छा, जब उसने ये देखा कि इंटरनल ऑडिटर का जो काम है वो रिलायबल है और उसने ठीक काम किया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ इंटरनल कंट्रोल्स हैं, यानी कि जो एसओपीज़ हैं वो फॉलो कर रही है, तो फिर क्या होता है उसका जो वर्क बर्डन है वो कम हो जाता है और वो अपना मतलब अब जहाँ उसने 50 का सैंपल उठा के वोचर्स का चेक करना था, वहाँ पे वो 10 वोचर्स भी चेक करके उनका काम पूरा हो जाता है। एक तो ये चीज़ होती है। अब बात ये है कि असेस कैसे किया जाए इंटरनल कंट्रोल्स को? इंटरनल कंट्रोल्स या कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रोसीजर्स कोई मतलब प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही है काम करने के लिए, उसको फॉलो कैसे किया जाए? उसके लिए क्या होता है कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर है, वो आईसीक्यू इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर्स डेवलप करता है। नेक्स्ट जो कमिंग चैप्टर एक आध आएगा, उसमें आपको दिखाऊँगी कि इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर्स कैसे होते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी के लिए ये है कि इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर्स में कुछ उन्होंने सवाल डेवलप किए होते हैं, जो वो मुख्तलिफ स्टाफ मेंबर्स से वक़्तन-फ़वक़्तन जाके उनके पास बैठते हैं, पूछते हैं। उससे उन्हें पता चलता है कि ये जो एम्प्लॉयी है, ये जब अपना काम करता है, तो क्या इसमें वो क्या प्रैक्टिस फ़ॉलो करता है, क्या प्रोसीजर फ़ॉलो करता है। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये टेक्नीक जो होती है, वो ये होती है कि ऑर्गनाइज़ेशन जो है कंपनी से पूछ लेती है। ये जो ऑडिटर होता है, कंपनी से पूछ लेता है और कंपनी उन्हें अपनी जो एसओपी बुक है, वो दे देती है। उससे भी पता चल जाता है। तो ये भी एक तरीका होता है। फिर वो कंप्लायंस टेस्ट हैं, वो भी कुछ उन्होंने डिज़ाइन किए होते हैं, वो दिए देखने के लिए कि क्या जो कोई प्रोसीजर हैं, फ़ॉलो हो रहे हैं ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर या नहीं हो रहे। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी वज़ह से वो ऑडिट का असेस करते हैं कि क्या कंपनी में कोई इंटरनल कंट्रोल पहले से मौजूद है या नहीं। फिर ये जो ऑडिट प्रोग्राम है, इसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि देखो जैसे मैं एक एक्सटर्नल ऑडिटर हूँ और मैं बैंक्स का ऑडिट करती हूँ। तो अब जेएस बैंक हो, सांबा बैंक हो, सिल्क बैंक हो, मीज़ान बैंक हो, कोई भी बैंक हो, करते तो बेसिकली वो लेंडिंग एंड डिपॉज़िट्स है ना, डिपॉज़िट्स लेते हैं और कर्ज़े देते हैं। बेसिक काम तो उनका यही है। एक ब्रांच में जाओगी तो कैश कैश डिपार्टमेंट तो मौजूद होगा ही वहाँ का, और बस वहाँ पे सेल्स जो रैप हैं वो तो मौजूद होंगे ही, बीडीओज़ तो होंगे ही। तो बेसिक स्ट्रक्चर तो बैंक्स की ब्रांचेस का सेम ही होता है ना। तो फिर क्या करते हैं ऑडिटर्स, वो एक स्टैंडर्डाइज़्ड एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर लेते हैं। स्टैंडर्डाइज़्ड प्रोग्राम अब आगे भी आप पढ़ेंगे, और प्रोग्राम बनाने का पर्पज़ ये होता है कि आप पहले से ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने ऑडिट कंडक्ट करने के लिए क्या-क्या काम करने हैं। मतलब क्या-क्या एक्शंस हैं, क्या-क्या प्लान ऑफ एक्शन है जो मैंने करना है ऑडिट को सक्सेसफुली एग्ज़ीक्यूट करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप आप ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि क्या-क्या एक्टिविटीज़ हम करेंगे ताकि हमसे कोई चीज़ स्किप ना हो। हर एरिया ऑफ वर्क में हम क्या प्लान ऑफ एक्शन लेके चलेंगे और किस तरह से हम ऑडिटिंग वहाँ पे करेंगे। तो ये चीज़ होती है, इससे ये होता है कि कोई भी आपका एरिया स्किप नहीं होता, और आप इवनली हर एरिया में चेक एंड बैलेंस करते हैं। इसके लिए ये जो मैंने अभी इस ऑडिट प्रोग्राम की आपको स्टोरी सुनाई है, इसके लिए स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम्स भी ऑडिटर्स बना लेते हैं। अब ये जो स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम्स होते हैं, ये बेसिकली जैसे नहीं होता 10 इन 1 एसेज, जैसे एक आपने बना लिया प्रोग्राम और आप हर ऑर्गेनाइजेशन में वही लेके जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक दफ़ा एक स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम कि मैं ये काम जो है किसी एक ब्रांच का अगर ऑडिट करने जाऊँगी तो मैं ये स्टेप्स फॉलो करूँगी। ये मेरा फ़ोकस होगा और ये एरियाज़ मैंने कवर करने हैं। तो ये एक दफ़ा मैंने बना लिया तो वो मैं फिर जिस बैंक में भी जाऊँगी, मैं वही इस्तेमाल करूँगी, वही स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम उसी फॉर्मेट के थ्रू मैं चलूँगी। तो ये बेसिक पर्पज़ होता है स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम्स का। और ये इसलिए होता है क्योंकि लार्ज कंपनी, जैसे मैंने अभी बैंक का भी बताया कि बैंक का जो बेसिक स्ट्रक्चर है और जो उसमें एक्टिविटीज़ हो रही है वो तो सेम ही है ना। है, एक कैश डिपार्टमेंट है और एक सेल्स डिपार्टमेंट है। बैंक का, कमर्शियल बैंक का बेसिक काम तो लेंडिंग है और डिपॉजिट्स टेकिंग है। तो ये इसलिए ये स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, और ऑडिट प्रोग्राम्स बनाने का पर्पस भी यही होता है कि आपका कोई एरिया भी आपका ऐसा ना हो कि मिस हो जाए आप ऑडिट करने से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ह्यूज है। फिर इसको अगर आप स्टैंडर्ड कोई भी ऑडिट फर्म जो है एक्सटर्नल ऑडिटर, अगर स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम्स को यूज़ कर रहा है तो फिर वो उसको ये देखना पड़ेगा कि पीरियोडिकली अगर उसमें कोई अपडेशन है तो वो अपडेट कर लेता है, अदरवाइज वही फॉलो होते हैं बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर वही होता है। तो यहाँ तक हमने एक्सटर्नल ऑडिटर की जो जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज थी, देखो एक तो उसकी एक्टिविटी है उसकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, वो तो हमने स्टार्ट में अपॉइंटमेंट वाला पॉइंट जब डिस्कस किया था उस टाइम पे हमने डिस्कस कर ली। अब ये जो सारी हमने बातें की हैं ये उसकी एक्टिविटीज़ हैं कि जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन में जाता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन से कमिटमेंट करता है कि मैं आपका एक्सटर्नल ऑडिटर एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर ड्यूटी परफॉर्म करूंगा, तो ये उसके पर्सपेक्टिव से भी है और एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से भी है कि वो कैसे ऑडिटर को एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे।
तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की, ये रिलेट करी थी एक्सटर्नल ऑडिटर से। इसमें हमने इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स थे, जैसे मैंने आपको ऑडिट प्रोग्राम्स का बताया, उसमें सैप के बारे में डिस्कशन की, ऑडिट फाइल के बारे में बात हुई, तो मैंने आपको 2 बातें बताई, करंट फाइल होती है, परमानेंट फाइल होती है। फिर ऑडिट वर्किंग पेपर्स के बारे में डिस्कशन हुई कि वो क्या होते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको नज़र आएँगे, ये डिस्कस हुए हुए, ये चीज़ें होती हैं। अब ये भी बात भी फिर अगेन आई एम रिपीटिंग कि देखो, ज़रूरी नहीं होता कि एज़ इट इज़ यही प्रोसीजर हर ऑर्गनाइज़ेशन में फॉलो होता हो, लेकिन ये आपको एक स्पिरिट से इंट्रोड्यूस करना है कि ऑडिट जो होता है, उस वो इसी तरह होता है और यही पर्पज़ उसका यही होता है। हो सकता है वो डिफरेंट तरीका कार इस्तेमाल करते हों, स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम जो है वो हो सकता है किसी का डिफरेंट हो, लेकिन जो पर्पज़ है अल्टीमेटली वो यही होता है कि मैक्सिमम जो चेक एंड बैलेंस है वो आप इस तरह से मेंटेन करें कि अगर फ्यूचर में कोई इस किस्म का फ्रॉड या अगर ऐसी कोई चीज़ होती है, इरप्ट होती है, तो जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिर एक्सटर्नल ऑडिटर पे जाती है। और एक दफ़ा अगर उसकी रेपुटेशन हर्ट होती है, तो फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको अपने एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट करने से पहले फिर 10,000 दफ़ा सोचती है। तो फिर ये सारा सिनेरियो है, ठीक है? तो यहाँ तक कोई अगर प्रॉब्लम है या कोई चीज़ मुश्किल हो जो समझ नहीं आ रही आई, तो आप मुझे बता सकते हैं। और बस इस पे हम क्लोज़ कर देते हैं, ये हमने टॉपिक कंप्लीट करना था आज। बताओ अब, सुन रहे हो? मैम मैम समझ आ गई है। ठीक है, यहाँ तक में यस मैम। कोई इश्यू नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। आज वैसे भी जो शुमाइल था, वो ये कह रहा था कि सिग्नल्स का इश्यू है, स्टूडेंट्स कम होंगे, काफ़ी वो 2 दफ़ा उसने मुझे कॉल की। लेकिन हमने इसको कंडक्ट इसलिए यस किया मैम। कि क्योंकि देखो अगर अभी हम ये नहीं करते, तो फिर हम ये रह जाता, ये टॉपिक रह जाता। तो अब इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये वैसे भी पिछली क्लास में हाफ रह गया था, हम इसे पूरा नहीं कर पाए थे। तो यहाँ तक इसको रखते हैं। इंशाल्लाह जो हमारी रेगुलर नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फिर हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और मैं कोशिश करूँगी मीनवाइल की रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी आपके साथ सारी शेयर कर लूँ जो पहले की मौजूद है। ठीक है? ओके मैम। चलो अपना ख़्याल ओके रखिए और मैम। ये याद रखना है, ये अलीना बात कर रही है ना? अलीना ये याद रखना है आपने यस कि मैम। हमारी अब एक तो शुमाइल को भी मैंने कहा है और आप भी देख लीजिएगा कि हम कौन-सा टॉपिक कवर करते हैं। जैसे अभी आज हमने ये ऑडिट साइकिल कंप्लीट किया ना, उसके बाद हमने यस मैम। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। यही ना, ऐसा ना हो कि हम इसी को रिपीट कर दें दोबारा। तो ये चीज़ों का प्लीज़ ख्याल ओके रखना मैम। क्योंकि 2 क्लासेस में मुझे लग रहा था शायद मैंने ये कवर कर ली है, लेकिन हमने नहीं किया हुआ था यहाँ पे। तो ये थोड़ी-सी मेरे से हो जाती है, मतलब मुझे नहीं याद रहता। तो प्लीज़ आपने ये देखना है, मैं कोशिश मैं भी करूँगी कि याद रखूँ। तो आपने प्लीज़ ठीक है ये इस मैम। चीज़ का ध्यान रखना है और क्लासेस का भी ध्यान रखना है कि हमारी कोई क्लास अगर स्किप होती है तो उसका मेकअप ज़रूर हम अरेंज करें। ठीक है मैम। ठीक है? तो बस दैट्स इट। अब अपना ख्याल रखो और ध्यान से रहो। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आपसे। ओके मैम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।